यह लड़की अपने घर जा रही थी, तभी उसने रास्ते में एक यंग मैन को बेहोश पड़ा देखा। अपनी अच्छाई की वजह से वह उस लड़के को अपने घर ले आई। फिर उसने बड़े प्यार से उसका जख्म साफ किया। लेकिन जब लड़की ने लड़के की शर्ट उतारी तो उसके सिक्स पैक्स एब्स देखकर लड़की के मुंह में पानी आ गया। उसने ऊपर उस लड़के के चेहरे की तरफ देखा, उसके गाल अचानक लाल हो गए। उस लड़के का जख्म ट्रीट करने के बाद लड़की जाने ही वाली थी कि उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की उसका हाथ हटा नहीं पाई, इसलिए उसे वहीं उसके पास बैठना पड़ा। तभी उसे भी नींद आने लगी। लड़की अपना हाथ पीछे खींचने लगी, पर अचानक उस लड़के ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। आखिरकार वह अपनी नींद रोक नहीं पाई, वह वहीं उसके पास गिरकर सो गई। अगली सुबह वह लड़का उठा, उसने देखा कि एक अजनबी लड़की उसके पास सो रही है और अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए है। उसने उठने और अपने कपड़े बदलने की कोशिश की। फिर उसने अपने सचिव को फोन किया। उसने लड़की के लिए अपना संपर्क नंबर छोड़ा और वहां से चला गया। बदकिस्मती से जो बिजनेस कार्ड उसने छोड़ा था वह बिल्ली की वजह से गलती से कचरे में गिर गया। वह लड़का एलके ग्रुप का सीईओ था। उसका नाम कांगहून था। जब कांगहून सिर्फ 5 साल का था तब वह दुनिया के मशहूर फाइनेंशियल अखबार में आया था। जब वह 31 साल का हुआ तो वह एक प्रतिभाशाली प्रेसिडेंट बन चुका था। जो भी लड़की उसे देखती तुरंत उस पर फिदा हो जाती। जिस लड़की ने कांगहून की जान बचाई थी उसका नाम यूसीओ था। वह हमेशा अपने वेटरिनरी क्लिनिक के काम में व्यस्त रहती थी। जब वह अपने क्लास रियूनियन में गई तो उसके साधारण लुक की वजह से उसके दोस्तों ने उसका मजाक भी उड़ाया। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही आगे चलकर सबकी पसंदीदा प्रेसिडेंट की पत्नी बनेगी। कंपनी वापस आने के बाद कांगहून हमेशा यूं सीईओ के कॉल का इंतजार करता रहा, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई कॉल नहीं आया। इधर यूं सीईओ कांगहून पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि इतनी मेहनत करके जान बचाने के बाद भी उसे जाने से पहले एक थैंक यू तक नहीं मिला था। यूं सीईओ के क्लिनिक में एक ग्राहक अपना पालतू जानवर दिखाने आया। उसने यूं सीईओ को ब्लाइंड डेट पर जाने की सलाह दी। ग्राहक ने यूं सीईओ से पूछा कि उसका आइडियल टाइप कैसा है। यूं सीईओ ने बिना सोचे अपनी पसंद बता दी। यूं सीईओ ने कहा कि उसे ऐसा लड़का चाहिए जो 1.80 मीटर से ज्यादा लंबा हो, जिसका रंग सांवला हो और सॉलिड एब्स हो। यूं सीईओ ने यह भी कहा कि लड़का थोड़ा एनोइंग हो सकता है पर उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए। कुल मिलाकर वह ऐसा लड़का होना चाहिए जो हमेशा चार्मिंग लगे। यूं सीईओ की बातें सुनकर ग्राहक बस थोड़ा झिझक कर मुस्कुराई और वहां से चली गई। बाहर जाते वक्त नए ग्राहक ने अपने मन की बात बोल ही दी कि इतने ऊंचे स्टैंडर्ड्स के साथ यूं सीईओ को शायद सही इंसान मिलने के लिए बुढ़ापे तक इंतजार करना पड़ेगा। असल में क्लिनिक में यूं सीईओ खुद अपनी रखी हुई शर्तों को सोचकर हंस रही थी। इस गांव में ऐसी शर्तें कोई पूरी नहीं कर सकता था। जब यूं सीईओ ने अपने उस मनपसंद बॉयफ्रेंड के बारे में सोचा तो अचानक उसे कांगहून का शरीर याद आ गया। वह सोचने लगी कि अब उसकी चोट कैसी होगी। इस बीच सेक्रेटरी ने कांगहून को रिपोर्ट करने के लिए यूं सीईओ की जानकारी ढूंढ निकाली थी। सेक्रेटरी ने बताया कि वेटरिनरी क्लिनिक खोलने की वजह से यूं सीईओ पर बहुत बड़ा कर्ज है। सेक्रेटरी ने कांगहून को याद दिलाया कि अगर वह जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने के रूप में उसे बड़ी रकम देता है तो वह उसे एक दिल को छू लेने वाली कहानी की तरह हमेशा याद रखेगी। हालांकि कांगहून अभी भी घमंड में यूं सीईओ के खुद उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। उसे अंदाजा था कि वह जल्द ही यहाँ आएगी और उसकी जान बचाने के बदले पैसे मांगेगी। हालांकि उसने काफी लंबा इंतजार किया लेकिन फिर भी उसने उससे संपर्क नहीं किया, इसलिए उसने खुद उसे ढूंढने का फैसला किया। इस फैसले ने सेक्रेटरी को बेहद हैरान कर दिया। सेक्रेटरी को उम्मीद नहीं थी कि वह अहंकारी प्रेसिडेंट इस तरह खुद नीचे झुककर जाएगा। कांगहून ने समझाया कि अगर आप किसी के कर्जदार हैं तो आपको उसे चुकाना ही होगा। जब कांगहून गाड़ी चलाकर यूं सीईओ के वेटरिनरी क्लिनिक पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक ग्राहक से माफी मांग रही है क्योंकि उसने कुत्ते को नहलाने से मना कर दिया था। वह अचानक मुस्कुरा उठा। कांगहून अपनी वह प्यारी सी मुस्कान चुपके से कैमरे में कैद करने के लिए फोन उठाने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ यह उसका पहली बार आना था, लेकिन वह यूं सीईओ से बात करने अंदर नहीं गया और वहां से जाने का फैसला किया। अगले दिन वह उसे वेटरिनरी क्लिनिक में दोबारा ढूंढने गया, लेकिन क्लिनिक का दरवाजा खुला नहीं देखा। जब वह जाने ही वाला था तो उसने उसे साइकिल से क्लिनिक आते हुए देखा। जैसे ही यूं सीईओ ने कांगहून को देखा उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही इंसान है जिसकी जान उसने एक दिन पहले बचाई थी। दोनों क्लिनिक के अंदर गए और बातें करने लगे। कांगहून ने यूं सीईओ से अपनी प्यारी बिल्ली को बंद करने के लिए कहा क्योंकि वह अपने ऊपर उड़ रहे बिल्ली के बालों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यह सुनकर यूं सीईओ ने उससे बाहर चलने के लिए कहने में जरा भी देर नहीं लगाई क्योंकि उसने उससे यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। कांगहून आगे बढ़ा और उसने कहा कि उसे किसी का कर्जदार होने का एहसास बर्दाश्त नहीं है। फिर उसने उससे पूछा कि उसकी जान बचाने में कितना खर्च आया था। वह यह भी हैरान था कि यूं सीईओ ने उससे संपर्क क्यों नहीं किया। यूं सीईओ ने जवाब दिया कि वह जानती ही नहीं थी कि वह कौन है, इसलिए वह संपर्क नहीं कर पाई। तब जाकर कांगहून को एहसास हुआ कि उसने जो संपर्क नंबर छोड़ा था वह उस तक नहीं पहुंचा था। फिर उसे मेडिकल बिल के रूप में 7 लाख वॉन का बिल मिला।
मिला। कांगहून के हाथ में बिल देखकर वह हैरान हुए बिना न रह सका। कांगहून ने यूसीओ से पूछा कि क्या उसे लगता है कि उसने जो कीमत बताई है वह बहुत ज्यादा है। इसलिए उसने जल्दी से सफाई दी कि उसके पास बीमा इंश्योरेंस नहीं है और वह एक ईमानदार वेटरिनेरियन है। हालांकि कांगहून को बुरा लगा। उसे लगा कि उसके जैसे प्रेसिडेंट की जान बचाने की कीमत सिर्फ 7 लाख वॉन नहीं हो सकती। इसलिए उसने उसे रकम दोबारा लिखने के लिए कहा। साथ ही वह यह भी जानने के लिए उत्सुक था कि क्या यूसीओ वाकई लालची नहीं है या सिर्फ नाटक कर रही है। उसी समय कांगहून ने बिल्ली को देखा और उसे जल्दी से बंद करने के लिए कहा। यूसीओ बिल्ली को बंद करने के लिए लाचारी में उठी, लेकिन उसका पैर बिल्ली की खिलौना गेंद पर गलती से पड़ गया। वह फिसल गई और उसका हाथ गलती से उसके कंधे पर टिक गया। कांगहून के सामने आने पर यूसीओ शर्मा गई। वह खड़ी हुई और बोली कि वह कोई भी रकम चुका देगी। इसलिए कांगहून ने यूसीओ को $10 लाख का वेटरनरी अस्पताल देने का फैसला किया। लेकिन जब कांगहून यूसीओ को नया वेटरनरी अस्पताल दिखाने ले गया तो उसने साफ मना कर दिया। यूसीओ ने उसे बताया कि उसका मौजूदा वेटरनरी अस्पताल उसकी पूरी जिंदगी है। हालांकि वह अभी भी कर्ज चुका रही थी, फिर भी उसे अपना छोटा क्लिनिक ज्यादा पसंद था। अपनी जिंदगी में पहली बार किसी और से ठुकराए जाने पर कांगहून को बहुत गुस्सा आया। उसने यूसीओ को उसके द्वारा दिया गया वेटरनरी अस्पताल स्वीकार करने पर मजबूर करने की ठान ली। उस दिन जब यूसीओ काम कर रही थी तो मकान मालिक यह बताने आया कि इमारत का मालिक अब कोई और है। नया मकान मालिक नया भवन बनाने के लिए इस इमारत को गिरा देगा। इसके तुरंत बाद यूसीओ को कांगहून का फोन आया। पता चला कि वही वह शख्स था जिसने यह इमारत खरीदी थी। उसने उसे बताया कि वह इसे अगले हफ्ते गिरा देगा, इसलिए उसे तुरंत खाली करना होगा। जब उसने कांगहून को यह कहते सुना तो यूसीओ को बहुत गुस्सा आया। उसने झुकने से मना कर दिया और नया कमरा देखने के लिए हर जगह जाने का फैसला किया। बदकिस्मती से उसके पास जो पैसे थे वे बहुत कम थे, इसलिए उसे अपनी पसंद का कोई घर नहीं मिला। यूसीओ पैसे उधार लेने बैंक गई, लेकिन अचानक स्टाफ ने उसे बताया कि वे उसे अब और लोन नहीं दे सकते। यूसीओ का कमरा ढूंढने जाना और बैंक से पैसे उधार लेना कांगहून के सेक्रेटरी ने कैमरे में कैद कर लिया और कांगहून को इसकी रिपोर्ट दे दी। पता चला कि कांगहून ने बैंक के साथ मिलकर उन्हें उसका लोन देने से मना करने के लिए भी कह दिया था। कांगहून चाहता था कि वह उस वेटरिनरी अस्पताल को स्वीकार कर ले जो उसने उसके लिए तैयार किया था। अगली सुबह कांगहून ने कुछ लोगों को उसके वेटरिनरी क्लिनिक भेजा। उन्होंने उसे सूचित किया कि यह जगह गिराई जाने वाली है और उन्होंने उसे तुरंत अपना सामान बांधकर जाने के लिए कहा। जब कांगहून ने यूसीओ और कामगारों के समूह को बहस करते हुए सुना तो उसका मूड और भी अच्छा हो गया। फिर कांगहून ने फोन करके कामगारों के उस समूह को वापस बुला लिया। यूसीओ को बहुत गुस्सा आया। वह कांगहून की कंपनी में गई। उसने अपने बैग से उसे बार बार मारा। आखिरकार बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत किया था कि वह उसे इस हद तक परेशान कर रहा था। कांगहून ने शांत होकर कहा कि उसे उसका बदला स्वीकार करना चाहिए। यूसीओ खड़ी हुई और उसने कांगहून की टाई पकड़ ली। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने उसके साथ दोबारा ऐसा खेल खेला तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। फिर वह उसके पैर पर अपना पैर रखकर अपनी ताकत दिखाना नहीं भूली। अचानक कांगहून ने अपना पैर पीछे खींच लिया। यूसीओ अपना संतुलन खो बैठी और लगभग गिरने ही वाली थी। गनीमत रही कि कांगहून ने तुरंत उसे संभाल लिया और गले लगा लिया। यूसीओ छटपटाने लगी। वह चाहती थी कि कांगहून उसे छोड़ दे, लेकिन कांगहून आगे बढ़ा, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उससे शांत होने के लिए कहा। जब वह शांत हो जाएगी तो वह उसे छोड़ देगा। और कोई चारा न होने पर यूसीओ ने शांत होने का नाटक किया। फिर उसने एक स्टिकी नोट पर अपना अकाउंट नंबर लिखा और उसकी शर्ट पर चिपका दिया। उसने घोषणा की कि वह 1 हफ्ते में इमारत खाली कर देगी। उसने उससे डिपॉजिट की रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा। यह देखकर कि उसकी योजना सफल हो गई है, कांगहून इतना खुश हुआ कि उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। कांगहून उस जूते को देखना भी नहीं भूला जिस पर यूसीओ ने पैर रखा था। इस समय यूसीओ अपने सबसे अच्छे दोस्त के पास अपना दुख बांटने गई। उसके सबसे अच्छे दोस्त ने यूसीओ को पैसों से भरा एक लिफाफा दिया। इसे यूसीओ में उसका निवेश मान लीजिए और उसे हर साल ब्याज मिलेगा। इसी समय मुरा नाम की एक पुरानी सहपाठी भी गलती से इस दुकान पर आ गई। मुरा हमेशा से यूसीओ को नीची नजर से देखती थी। जैसे ही वह बैठी, मुरा ने तुरंत यूसीओ पर तंज कसते हुए कहा कि यूसीओ को गायें चराने के लिए गांव में ही रहना चाहिए। यूसीओ शहर क्यों गई और फिर उसे उधार क्यों मांगना पड़ा? उम्र होने के बावजूद उसकी शादी क्यों नहीं हुई है? यह सुनकर यूसीओ को बहुत गुस्सा आया। इसलिए जब कांगहून ने फोन किया तो यूसीओ ने उसका फोन साफ काट दिया। अपना फोन कटने से कांगहून भी उतना ही चिढ़ गया। उसने तुरंत उसे मैसेज किया और घोषणा की कि वह कल ही इमारत गिरा देगा। यूसीओ परेशान हो रही थी क्योंकि उसकी पुरानी दोस्त उसे लगातार नीचा दिखा रही थी। जब यूसीओ को कांगहून के और मैसेज मिले तो यूसीओ और भी ज्यादा परेशान हो गई। यूसीओ ने तुरंत मुरा को जवाब दिया कि वह वापस सियोल शिफ्ट हो रही है। साथ ही यूसीओ ने मुरा से कहा कि उद्घाटन के दिन बधाई देने के लिए फूल भेजना न भूले। यूसीओ के इतना कहते ही मुरा के पास कोई जवाब नहीं बचा। यूसीओ को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि बाद में यूसीओ को एहसास हुआ कि उसके मुंह से गलती से यह बात निकल गई है, इसलिए उसे बातचीत करने के लिए कांगहून से मिलने जाना पड़ा। कांगहून ने यूसीओ को
अपने पास आते देखा और तुरंत पूछा कि क्या उसने अपना इरादा बदल लिया है। यूसीओ ने कांगहून से कहा कि दूसरे दिन उसकी जान बचाने की कीमत 7 लाख वॉन से बढ़कर 7 करोड़ वॉन हो सकती है। वह इसे वेटरिनरी अस्पताल खोलने के पैसे के रूप में देखेगी। 7 लाख वॉन घटाकर वह उसे धीरे धीरे पैसे चुका देगी। इसे इस अस्पताल को खोलने के लिए उससे पैसे उधार लेने के रूप में समझ लीजिए। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सब कुछ पूरा हो गया। उसने तुरंत अपने नए वेटरिनरी अस्पताल में एक सेल्फी ली। उस रात काम के बाद कांगहून अस्पताल गया। उसने देखा कि यूसीओ थककर सो गई है, इसलिए वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा सका। कांगहून उसे देखने के लिए थोड़ा और करीब झुका। अचानक यूसीओ ने अपनी आंखें खोली, जिससे वह चौंक गया। पूरी तरह से जाग नहीं पाई थी, इसलिए उसे लगा कि वह सपना देख रही है। उसने उसका गाल नोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसकी तारीफ की कि उसकी त्वचा कितनी चिकनी है। कांगहून ने तुरंत सख्त आवाज में उससे कहा कि वह अपना हाथ उसके चेहरे से हटा ले। इससे यूसीओ का सपना टूट गया और वह चौंक गई। उसने उससे पूछा कि वह घर जाने के बजाय इस अस्पताल में क्यों सो रही है। यूसीओ ने गुस्से में जवाब दिया कि उसकी वजह से अब उसके पास सोने के लिए घर नहीं है। इसके अलावा उसे चिंता करने के लिए बहुत सी चीजें थीं, इसलिए वह खुलकर पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। यह सुनकर कांगहून को और भी हैरानी हुई कि वह उसकी मदद क्यों स्वीकार नहीं कर रही है। यूसीओ ने समझाया कि वह बस इतना चाहती है कि उसके पास जीने के लिए पर्याप्त पैसे हों। उसने उसे बताया कि किराए के लिए एक बड़ी और सस्ती जगह भी है। यूसीओ ने उत्सुकता से पूछा कि वह कहाँ है। कांगहून ने यह बात छिपाई नहीं और कहा कि वह उसका घर है, जिसमें कई और कमरे हैं। इस अच्छी नीयत के बावजूद यूसीओ सिर्फ यही कह सकती थी कि वह पागल है। अगले दिन जब कांगहून पागल कहे जाने से अभी भी परेशान था, तो सेक्रेटरी अंदर आया और उसे लड़कियों की एक सूची दी। पता चला कि उसकी माँ उसे हर महीने 3 सुंदर और सफल लड़कियों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर करती थी। यह तब तक चलता रहेगा जब तक उसे कोई उपयुक्त जीवन साथी नहीं मिल जाता। जिस दिन यूसीओ ने वेटरनरी अस्पताल खोला, कांगहून की एक मीटिंग थी, इसलिए वह शामिल नहीं हो सका। उसने अपनी ओर से बधाई देने के लिए फूलों के साथ अपने सेक्रेटरी को भेजा और उसे दोपहर के भोजन का निमंत्रण भी दिया। हालांकि यूसीओ ने उसके सेक्रेटरी से सफाई में मदद करने के लिए कहा। सेक्रेटरी ने भी इस क्लिनिक से खूब सारे पैसे कमाने में मदद करने के लिए उसके साथ फॉर्च्यून के देवता से प्रार्थना की। दोपहर के खाने के समय दोनों ने साथ मिलकर खाने के लिए ब्लैक बीन नूडल्स मंगवाए। इस तरफ कांगहून रेस्तरां में अकेले यूसीओ का इंतजार कर रहा था। काम खत्म होने के बाद दोनों सोफे पर बैठकर स्वादिष्ट मसालेदार नूडल्स का आनंद ले रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कांगहून कब आ गया। कांगहून ने सेक्रेटरी का नाम जोर से पुकारा और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। सेक्रेटरी इतना डर गया कि लगभग घुटने टेकने लगा। सेक्रेटरी ने जल्दी से अपना कोट उठाया और भाग गया। कांगहून ने एक कुर्सी खींची और यूसीओ के पास बैठ गया। अचानक कांगहून के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई, जिससे यूसीओ हंस पड़ी। उसने कांगहून को चॉपस्टिक दी और उसे अपने साथ खाने का न्योता दिया। कांगहून ने कहा कि वह इस तरह का खाना नहीं खाता, लेकिन चूंकि उसने बुलाया है, इसलिए वह उसे खुश करने के लिए खा लेगा। फिर कांगहून ने चिकन का एक टुकड़ा उठाया और उसे सोया सॉस में डुबोया। जब उसने उसे मुंह में रखा तो कांगहून के चेहरे के भाव बदल गए। यह पहली बार था जब कांगहून ने इस स्वाद को चखा था। इसी समय एक यंग मैन क्लिनिक में दाखिल हुआ। उस यंग मैन ने पूछा कि कांगहून कौन है। कांगहून ने भी पूछा कि यह यंग मैन कौन है। उस यंग मैन ने जवाब दिया कि वह यूसीओ का दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। यह सुनकर कांगहून बहुत ज्यादा खुश नहीं हुआ। जब वह अपने कमरे में वापस गया तो कांगहून दोपहर वाले लड़के के बारे में पूछने के लिए यूसीओ को मैसेज भेजने ही वाला था, लेकिन तभी कांगहून को कुछ जरूरी बात याद आ गई, इसलिए उसने मैसेज न भेजने का फैसला किया। मूरा जानती थी कि यूसीओ ने एक वेटरनरी अस्पताल खोला है, इसलिए मूरा ने तुरंत बधाई देने के बहाने यूसीओ से मिलने के लिए अपने दोस्तों को बुला लिया। लेकिन जब वे पहुंचे तो मूरा ने जानबूझकर यूसीओ से सभी को खाना खिलाने के लिए कहा। यूसीओ को गुस्सा आ गया, इसलिए उसने तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन जब यूसीओ ने देखने के लिए मेनू खोला तो व्यंजनों की महंगी कीमतों की वजह से वह परेशान हुए बिना नहीं रह सकी। उसी समय वेटर शराब की एक बोतल लेकर आया। वेटर ने घोषणा की कि अगली मेज पर बैठे सज्जन ने उन्हें शराब की यह बोतल दी है। जब यूसीओ ने वेटर के हाथ की दिशा में देखा तो उसने पाया कि वह सज्जन कोई और नहीं बल्कि कांगहून था। इसलिए उसने जल्दी से मेनू के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया और कांगहून को न जानने का नाटक किया। लेकिन कांगहून ने यूसीओ को ऐसा नहीं करने दिया। कांगहून ने तुरंत वेटर से कहा कि वह यूसीओ की टेबल पर खाना लाना जारी रखे। इस बीच मूरा को यह गलतफहमी हो गई कि चूंकि वह खूबसूरत है, इसलिए वह जहां भी जाएगी उसके साथ ऐसा ही होगा। फिर यूसीओ को कांगहून को मैसेज भेजने के लिए बाथरूम जाने का मौका मिल गया। जब कांगहून यूसीओ की टेबल के पास से गुजरा तो उसने गलती से दोनों को उसके बारे में बुरा भला कहते हुए सुन लिया। जब कांगहून यूसीओ से अकेले में बात करने आया तो उसने उसका पीछा करने के लिए उसे दोषी ठहराया, उससे दूर रहने को कहा और उसने यह भी
उम्मीद की कि वह उसके बारे में वैसी नहीं सोचेगा जैसी उसकी मुलाकात अन्य लड़कियों से हुई थी। जब यूं सियो बिल चुकाने गई तो वेटर ने कहा कि बिल 6 लाख वॉन से ज्यादा है। यूं सियो का दिल बैठ गया जब उसने अपना कार्ड दिखाया, लेकिन वेटर ने कहा कि किसी ने उसके लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। जब यूं सियो गेट पर पहुंची तो कांगहून बाहर उसका इंतजार कर रहा था। कांगहून उसे वापस क्लिनिक ले जाना चाहता था। कुछ दोस्त इतने हैंडसम लड़के को यूं सियो को घर ले जाते देख हैरान रह गए। उसकी पक्की दोस्त ने जल्दी से यूं सियो को आगे धकेला और कांगहून के साथ जाने के लिए प्रोत्साहित किया। कांगहून की हरकतों ने यूं सियो को बहुत गुस्सा दिला दिया। रास्ते में कांगहून ने यूं सियो से कहा कि उसके लिए ऐसे मतलबी दोस्तों से न मिलना ही सबसे अच्छा है। ऐसे दोस्तों से मिलने के बजाय यूं सियो को उससे मिलने जाना चाहिए ताकि उसे आगे से ऐसी नाखुश करने वाली चीजें न सहनी पड़े। फिर कांगहून ने एक प्रस्ताव रखा कि वह उसे अपनी प्रेमिका बनाना चाहता है। हालांकि यह सुनकर यूं सियो को गुस्सा आ गया और वह उठकर चली गई। कांगहून ने उसे वापस खींचने के लिए तुरंत उसका पीछा किया। उसका इरादा उसे लात मारने का था, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने उससे सवाल किया कि क्या इसलिए कि वह कमजोर है वह उसे अपने काम की कठपुतली बनाना चाहता है। यह कहने के बाद उसने जाने का फैसला किया। हालांकि कांगहून फिर भी जिद करते हुए पीछे पीछे आया और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता रहा, लेकिन यूं सियो ने एक बार फिर मना कर दिया। उसका पहला प्यार कांगहून की योजना का हिस्सा कैसे बन सकता है? यह सुनकर कांगहून ने पूछा कि क्या उसने पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया है। यूं सियो ने तुरंत अपना बचाव करते हुए कहा कि वह पहले से ही 30 साल की है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कभी प्यार न किया हो। कांगहून ने तुरंत कहा कि वास्तव में वह अक्सर उसके सपने देख रहा था। उसने उसके जैसी दिलचस्प लड़की कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। कांगहून ने यूं सियो का चेहरा लाल होते देखा तो उसने तुरंत पुष्टि की कि उसका टेस्ट सफल रहा। इसका मतलब था कि वह जानता था कि यूं सियो झूठ बोल रही थी। उसने पहले कभी प्यार नहीं किया था, इसलिए वह पुरुषों से आसानी से पिघल जाती थी। यूं सियो को गुस्सा आ गया और उसने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कांगहून की बातों ने यूं सियो को उसके कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। उस समय उसने भी संगहून नाम के एक बॉयफ्रेंड को डेट करने के लिए हामी भरी थी। हालांकि एक दोस्त यूं सियो से जलती थी। उसने कहा कि संगहून यूं सियो के साथ सिर्फ इसलिए अच्छा बर्ताव करता है क्योंकि उसे उस पर दया आती है। ये बातें सुनकर यूं सियो ने अपने हाथ का फूलों का गुलदस्ता गिरा दिया। उसी समय यूं सियो ने अपना अधूरा प्रेम संबंध भी खत्म कर दिया। अब यूं सियो भी एक गंभीर रिश्ता रखना चाहती थी। उस रात यूं सियो डांस क्लास में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपनी पक्की दोस्त के पास गई। उसकी पक्की दोस्त ने यूं सियो से कांगहून के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। उसने यूं सियो से पूछा कि क्या वह अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड और अपने पिछले बॉयफ्रेंड के बीच दुविधा में है। यूं सियो ने अपनी पक्की दोस्त से रोमांस उपन्यास लिखने के लिए कहा। फिर यूं सियो ने संगहून से उसे डांस सिखाने के लिए कहा। जब यूं सियो ने डांस के पहले कदम उठाने के लिए संगहून का हाथ पकड़ा तो वह हैरान रह गई कि उसका दिल उतनी तेजी से क्यों नहीं धड़क रहा था जितना कांगहून के पास खड़े होने पर धड़कता था। इससे पहले कि वह शुरू कर पाती, यूं सियो को एक फोन कॉल आया। फोन करने वाला कांगहून था। यूं सियो का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। यूं सियो का चेहरा लाल हो गया। कांगहून ने यूं सियो से पूछा कि क्या उसने इस बारे में सोचा है जो उसने आज सुबह उससे कहा था। वह उसका जवाब सुनना चाहता था। यूं सियो ने झटपट कहा कि वह बहुत व्यस्त है और फोन काट दिया। इसके बाद यूं सियो सबके साथ बियर पीने और एक दूसरे को जानने के लिए बाहर गई। सभी ने यूं सियो से पूछा कि वह डांस क्लास क्यों आई है। यूं सियो ने ईमानदारी से कहा कि वह खुद को ठीक करना चाहती है। जब भी वह किसी आदमी के पास होती है तो उसे हमेशा तनाव महसूस होता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसके शरीर में ताकत खत्म होने जैसी महसूस होती है। जब वह उस इंसान के साथ होती है तो वह सुन्न महसूस करती है। सभी को अपनी तरफ देखते हुए देखकर यूं सियो ने जल्दी से समझाया कि वह वजन घटाने के लिए डांस क्लास ले रही है। अगले दिन कांगहून यूं सियो से मिलने अस्पताल गया। कांगहून ने यूं सियो से कहा कि अगर वह 3 महीने के भीतर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और ब्लाइंड डेट के बारे में उसकी माँ से निपटने में उसकी मदद करती है तो यह अस्पताल उसका हो जाएगा। अब से उसे हर महीने उसे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 3 महीने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने में उसका कुछ खर्च नहीं होगा। उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक बार कोशिश करनी चाहिए और वे एक उचित लव कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। इसलिए यूं सियो ने आखिरकार एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और कांगहून की गर्लफ्रेंड बन गई। उस दिन सेक्रेटरी की गवाही के तहत दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। अनुबंध के अनुसार दोनों के लिए यह जरूरी था कि वे अपने आसपास के सभी लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्हें गंभीरता से काम करना होगा। दोनों को हर दिन मिलना था। पार्टी ए को पार्टी बी की व्यवस्थाओं को सुनना था और जब पार्टी बी अनुरोध करती तो पार्टी ए को मौजूद रहना होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पार्टी ए को पार्टी बी के अलावा किसी अन्य पुरुष से मिलने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी। शायद उसके पूर्व प्रेमी संगहून के आने से कांगहून चिंतित हो गया था। अनुबंध की पुष्टि करने के बाद दोनों ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। सेक्रेटरी की गवाही के तहत वे आधिकारिक तौर पर अनुबंध के प्रेमी बन गए। सेक्रेटरी ने दोनों के एक दूसरे के प्रति अनचाहे भाव देखे तो उसने उन्हें प्यार से
उसे याद दिलाया। अब जब दोनों प्रेमी बन चुके हैं तो उन्हें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना चाहिए, लेकिन जब दोनों बिना हिले डुले बैठे रहे तो सेक्रेटरी अकेले ही लाचारी में हंस पड़ा। प्रेम अनुबंध का पहला दिन शुरू हुआ। दोनों ने अपना अपना रोजमर्रा का काम किया। जब उनके पास खाली समय होता तो वे कॉफी पीने बाहर जाते। फिर उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही दोपहर के खाने का आनंद लिया। जब काम से छुट्टी का समय हुआ तो कांगहून ने महिला सहायक से पूछा कि जोड़े आमतौर पर क्या करते हैं। महिला सहायक समझ नहीं पाई, इसलिए उसने सेक्रेटरी की तरफ देखा। फिर महिला सहायक ने जवाब दिया कि वे आमतौर पर बाहर खाना खाने, कुछ पीने या साथ में फिल्में देखने जाते थे। हालांकि कांगहून को फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने यूसियो के साथ डांस क्लास जाने का फैसला किया। जब दोनों पहुंचे तो पक्की दोस्त ने जल्दी से कांगहून का परिचय यूसियो के बॉयफ्रेंड के रूप में कराया। संगहून ने शालीनता से कांगहून का अभिवादन किया। संगहून ने कहा कि उसने कभी नहीं सुना था कि यूसियो का कोई बॉयफ्रेंड है। कांगहून ने तुरंत स्पष्ट किया कि उसकी गर्लफ्रेंड की खासियतों को गुप्त रखने की आदत है और यही उसका आकर्षण है। यह कहने के बाद कांगहून यूसियो को गले लगाना नहीं भूला। कांगहून ने उसके कान में फुसफुसाकर उसे याद दिलाया कि उसने आज अपने बाल नहीं धोए हैं। यूसियो ने तुरंत कांगहून से सवाल किया कि अनुबंध में ये अंतरंग हरकतें शामिल नहीं थीं। यह सुनकर कांगहून बस मुस्कुरा दिया। उसने पुष्टि की कि मुख्य बात यह है कि सभी को यह विश्वास दिलाया जाए कि दोनों प्यार में हैं। कांगहून द्वारा अपना अधिकार जताने के बाद उसने यूसियो को मन लगाकर पढ़ाई करने की याद दिलाई। फिर कांगहून चला गया। कार में वापस आने के बाद कांगहून ने अभी अभी खरीदे फूलों के गुलदस्ते को उठाया और गुस्से में एक तरफ फेंक दिया। कांगहून ने कल्पना की कि यूसियो संगहून का हाथ पकड़कर नाच रही है। हालांकि कांगहून जिस बात की उम्मीद नहीं कर सकता था वह यह थी कि यूसियो की पढ़ाई खत्म होने का इंतजार करने से पहले ही उसकी मुलाकात उस लड़की से हो गई जो उसके पीछे पड़ी थी। कांगहून ने जल्दी से यूसियो को फोन किया और उसे अपनी जान बचाने के लिए आने को कहा। यूसियो अनचाहे ढंग से कांगहून के पास गई। जब उस लड़की ने यूसियो को देखा तो वह तुरंत हैरान रह गई। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कांगहून इस तरह किसी को भी पसंद कर लेगा। फिर लड़की ने यूसियो से पूछा कि यूसियो की उम्र क्या है और यूसियो उसे छोटी बहन क्यों कह रही है। जब उसे पता चला कि यूसियो 30 साल की है तो उस लड़की ने अपनी नफरत जाहिर की। यूसियो ने गुस्से में युवा लड़की से पूछा कि इतनी रात हो चुकी है और वह अभी तक घर क्यों नहीं गई है। इसी समय संगहून आया और उसने यूसियो को वह चीज दी जो यूसियो जिम में भूल गई थी। उस युवा लड़की ने यह देखा और तुरंत सोच लिया कि यूसियो का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए उसने जोर जोर से यूसियो की आलोचना करना शुरू कर दी। हालांकि कांगहून ने उस लड़की को रोक दिया। फिर उस लड़की को लगा कि कांगहून उसे धोखा देना चाहता है। लड़की ने दोनों से यह साबित करने को कहा कि वे प्यार में हैं। अपने प्यार को साबित करने के लिए कांगहून ने यूसियो को अपने करीब खींच लिया। उसने यूसियो को किस करने के लिए अपना मुंह बढ़ाया। इसी समय उस युवा लड़की ने उसे रुकने के लिए कहा और उस पर हद से ज्यादा आगे बढ़ने का आरोप लगाया। लड़की के जाने के बाद कांगहून ने यूसियो से पूछा कि संगहून हमेशा यूसियो के आसपास क्यों मंडराता रहता है। यूसियो ने तुरंत कांगहून का हाथ दूर धकेल दिया और कहा कि वे सिर्फ दोस्त हैं। साथ ही उसने यह भी पूछा कि क्या उसने कभी बेस्ट फ्रेंड्स की अवधारणा के बारे में नहीं सुना है। कांगहून ने तुरंत ऐलान कर दिया कि उसे उसके अलावा किसी और पर ध्यान देने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। यूसियो को घर छोड़ने के रास्ते में कांगहून ने देखा कि वह कुर्सी पर ही सो गई थी, इसलिए उसने सड़क किनारे गाड़ी रोक दी। जब वह उसके बालों को हटाने ही वाला था तो वह अचानक जाग गई। कांगहून ने झटपट अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने उसे दूसरों के सामने न सोने की याद दिलाई। यूसियो समझ नहीं पाई और उसने पूछा क्यों। उसने तुरंत कहा कि उसके सोने का अंदाज बहुत बुरा है और सिर्फ उसे ही उसका वह रूप पसंद है। कांगहून की यह बात सुनकर यूसियो को तुरंत हिचकी आने लगी। उसे हिचकी तभी आती थी जब वह उस शख्स के सामने खड़ी होती थी जिस पर उसका क्रश होता था। अगले दिन वह लड़की जो कांगहून के पीछे पड़ी थी अचानक यूसियो के अस्पताल में आ गई। वह लड़की क्लिनिक के अंदर ऐसे घुस आई जैसे किसी जंग के मैदान में जा रही हो। यूसियो ने भी हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी कमर पर हाथ रखे और गुस्से से दूसरी तरफ घूरने लगी। उधर कांगहून मीटिंग में था, तभी अचानक उसे फोन की घंटी सुनाई दी। उसने टेबल के चारों ओर देखा और सभी से पूछा कि क्या वे फोन को साइलेंट मोड पर रखना भूल गए हैं। उसके पास खड़े सेक्रेटरी ने कांगहून को प्यार से याद दिलाया कि वह फोन उसी का था। कांगहून के पास विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने मातहतों को ब्रेक लेने के लिए कहे। सभी ने बात मानी और तुरंत बाहर चले गए। जब वहाँ कोई नहीं बचा तो कांगहून ने फोन उठाया। यूसियो ने उसे सूचना दी कि वह लड़की यूसियो के क्लिनिक में आ गई है। कांगहून ने जवाब दिया कि यूसियो जो चाहे कर सकती है क्योंकि आखिरकार वह उसकी गर्लफ्रेंड है। यूसियो ने मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा। यूसियो ने कांगहून से कहा कि लड़की कम उम्र की है लेकिन बहुत बदतमीज है। यूसियो की यह बात सुनकर कांगहून तुरंत हंस पड़ा। उसने कहा कि वह भी काफी गुस्से में है
दूसरी लड़की ने यूं सीओ से सवाल करने के लिए तिरछी नजरों का इस्तेमाल किया। लड़की यह जानना चाहती थी कि यूं सीओ कांगहून से शादी करेगी या नहीं। यूं सीओ ने जवाब दिया कि पहले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, दोनों सिर्फ प्यार में हैं और शादी करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी लड़की ने तुरंत यूं सीओ से कहा कि अगर ऐसा है तो प्यार करना बंद कर दो, क्योंकि प्यार का नतीजा शादी ही होता है। इसके बाद यूं सीओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी लड़की की आलोचना की। दूसरी लड़की को गुस्से में जाते हुए देखकर यूं सीओ के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। कांगहून मीटिंग में था, तभी फोन की घंटी फिर से बजी। यूं सीओ ने खुशी खुशी उसे अपनी जीत की खबर दी। यूं सीओ ने डींग हाँकते हुए कहा कि उसने दूसरी लड़की को सबक सिखा दिया है। यह सुनने के बाद वह हल्के से मुस्कुराया। सेक्रेटरी ने भी उसकी तरफ देखा और एक गहरे अर्थ वाली मुस्कान दी। इसके तुरंत बाद कांगहून के चेहरे पर फिर से वही ठंडा भाव आ गया। उसने यूं सीओ से कहा कि वह काम में व्यस्त है और फिर उसने तुरंत फोन काट दिया। उस रात दोनों एक साथ फिल्म देखने गए। यूं सीओ फिल्म देखती रही और पूरी फिल्म के दौरान हंसती रही, जबकि कांगहून उसके पास बैठकर उसे प्यार भरी नजरों से देखता रहा। फिल्म देखने के बाद उसने उसके साथ एक फोटो लेने के लिए अपना फोन निकाला। कांगहून समझ नहीं पाया कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उसने समझाया कि जब भी वे मिलेंगे वे एक फोटो लेंगे, ताकि वे अपनी डेट के पलों को सहेज कर रख सकें। अगर कोई उनके रिश्ते के बारे में पूछता है तो उसके पास यह साबित करने के सबूत होंगे। यह ऐसा था जैसे रोजाना के पासपोर्ट पर मुहर लगवाना हो। जब उसने दोनों की तस्वीर की तरफ देखा तो उसने उसके साथ सहयोग न करने के लिए उसकी आलोचना की। हालांकि कांगहून परेशान और उदास नजर आया। यह देखकर यूं सीओ के पास चुपचाप अपना फोन देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसी समय कांगहून को एक फोन आया, इसलिए वह फोन उठाने के लिए बाहर चला गया। जब यूं सीओ ने उसे फोन पर मुस्कुराते हुए बात करते देखा तो वह यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि जब वह उसके साथ होता है तो वह इस तरह क्यों नहीं मुस्कुरा सकता। घर लौटने के बाद उसने अपनी पहली डेट की फोटो का प्रिंट निकाला और उसे अपनी नोटबुक में चिपका दिया। जैसे ही वह उस पर एक हार्ट चिपकाने वाली थी, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने सोचा कि वह इतनी खुश क्यों थी, लेकिन वह कांगहून को फोटो भेजना नहीं भूली। कांगहून ने फोटो देखी और उसे याद आया कि उसने कार में क्या कहा था। वह तुरंत मुस्कुराने की कोशिश करना चाहता था। हालांकि उसने काफी देर तक कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ, इसलिए उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। अगले दिन यूं सीओ की नक्सीर फूट पड़ी। उसकी पक्की दोस्त ने तुरंत उससे कहा कि वह बाहर निकले और उसके साथ घूमने चले। हैरानी की बात यह है कि उधर कांगहून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे यूं सीओ का एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें उसने शिकायत की थी कि उसके साथ रोज डेट करने से वह थक जाती है। उस रात यूं सीओ और उसकी पक्की दोस्त अस्पताल में बैठकर पढ़ रही थीं और आराम कर रही थीं। तभी अचानक लाइट का बल्ब ब्लिंक करने लगा। यूं सीओ बिल्डिंग मैनेजर को फोन करने ही वाली थी, लेकिन उसकी पक्की दोस्त ने कहा कि उसने बिल्डिंग मैनेजर के ऑफिस में किसी को नहीं देखा। इस बल्ब को ठीक करने की जरूरत है। इसलिए उसकी पक्की दोस्त ने यूं सीओ का फोन उठाया और किसी को मैसेज भेज दिया। महज कुछ ही मिनटों बाद कांगहून दौड़ता हुआ वहां आ गया। कांगहून हैरान था कि यूं सीओ ने उसे मैसेज क्यों किया कि उसने सफलतापूर्वक बॉयफ्रेंड बदल लिया है। यूं सीओ उलझन में लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कांगहून का क्या मतलब था। उसने अपनी चालाक दोस्त की तरफ देखा। फिर कांगहून ने यूं सीओ का टूटा हुआ बल्ब ठीक करने में मदद की। उसे अनाड़ी की तरह यह न जानते हुए देखकर कि क्या करना है, यूं सीओ को झुंझलाहट हुई और उसने उसे नीचे जाने के लिए कहा। यूं सीओ खुद बल्ब ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ गई। उसे ठीक करते समय यूं सीओ ने कांगहून को दोषी ठहराया। उसने उस पर इल्जाम लगाया कि वह एक आदमी होकर भी बल्ब ठीक करना नहीं जानता। महज कुछ ही पलों में यूं सीओ ने बल्ब ठीक कर दिया। वह खुशी खुशी अपनी यह उपलब्धि उसे दिखाने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे कांगहून की बाहों में जा गिरी। उनके होंठ अनजाने में एक दूसरे से छू गए। उसी समय यूं सीओ की पक्की दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा। दोनों ने जल्दी से ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। कांगहून ने समझाया कि उसका ऐसा इरादा नहीं था और यह महज एक दुर्घटना थी। पक्की दोस्त ने सोचा कि यह प्यार में पड़े जोड़ों की एक सामान्य हरकत है, इसलिए वह समझ सकती थी। हालांकि यूं सीओ परेशान हो गई और उसने कहा कि वह किस तरह का आदमी है कि वह उसकी मदद भी नहीं कर पाया। फिर दोस्त चतुराई से उन्हें कुछ अकेले में समय देने के लिए वहां से चली गई। कांगहून ने जानबूझकर यूं सीओ से पूछा कि क्या यह उसका पहला किस था। यूं सीओ ने तुरंत दावा किया कि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने किंडरगार्टन में ऐसा कई बार किया था। कांगहून ने उसे तुरंत याद दिलाया कि उसे उस किस की वजह से उसके साथ प्यार के सपने नहीं देखने चाहिए। यूं सीओ ने भी उसे अपने बारे में सपने न देखने की याद दिलाई। बस ऐसे ही यूं सीओ का अनमोल पहला किस कांगहून ने ले लिया, लेकिन इसकी बदौलत यूं सीओ को पता चल गया कि उसका मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं है। काम खत्म करने के बाद कांगहून को यूं सीओ का एक टेक्स्ट मैसेज मिला। उस टेक्स्ट मैसेज में उसने उसे जल्दी सोने की याद दिलाई और शुभ रात्रि की कामना की।
असल में कांगहून का उसे वापस मैसेज भेजने का इरादा था, लेकिन उसने थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई और कोई दूसरा टेक्स्ट मैसेज नहीं भेजा। टेक्स्ट मैसेज भेजने के बाद यूं सियो कांगहून के जवाब का इंतजार करती रही। उसने काफी देर तक अपना फोन देखा, लेकिन उसे उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा कि उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अगले दिन कांगहून वेटरिनरी क्लिनिक गया और उसने पूरी तरह से बंद होने का नोटिस देखा। थोड़ी देर बाद यूं सियो को कांगहून का एक टेक्स्ट मैसेज मिला। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उसके टेक्स्ट मैसेज का जवाब न देने का फैसला किया। इसलिए कांगहून बाहर काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन वह उसे लगातार फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद यूं सियो को कांगहून की तरफ से चेतावनी भरा संदेश मिला। उसने इस बात पर जोर दिया कि अगर उसने अनुबंध का उल्लंघन करना जारी रखा तो वह उसे अनुबंध तोड़ने वाली मानेगा और कानूनी नियमों के अनुसार उससे निपटेगा। अगर वह जेल नहीं जाना चाहती थी तो उसे उसका फोन उठाना ही पड़ता। इसके तुरंत बाद कांगहून का फोन आ गया। यू सियो को उसका फोन उठाना पड़ा। तब कांगहून ने घोषणा की कि वह उसे एक डिनर पार्टी में ले जाएगा। यू सियो को हैरानी हुई कि उसे उस पार्टी में क्यों ले जाना पड़ा। कांगहून ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह उसकी अनुबंध वाली प्रेमिका है। थोड़ी देर तैयार होने के बाद यू सियो अचानक एक अलग इंसान में बदल गई। कांगहून ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों एक साथ पार्टी में चले गए। संयोग से मूरा भी वहां मौजूद थी। मूरा ने कहा कि यू सियो इस पार्टी में आने के लायक नहीं है। मूरा ने यह भी ताना मारा कि यू सियो ने जो कपड़े पहने थे वे नकली थे। इसी समय कांगहून यू सियो के पास आया। उसने मूरा से कहा कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है। मूरा ने तुरंत कांगहून से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह मूरा से हाथ नहीं मिलाना चाहता था। मूरा को शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने यू सियो को घूरने के लिए अपना रुख बदल लिया। मूरा ने कहा कि यह यू सियो का किसी पार्टी में पहली बार आना था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं पता। यू सियो का बॉयफ्रेंड जो भी रहा होगा उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। कांगहून ने भी यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं किया कि उसे वास्तव में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वह सिर्फ यह चाहता था कि यू सियो उसके पास रहे। हालांकि यू सियो हमेशा कहीं न कहीं भाग जाती थी, जिससे उसे बहुत चिंता होती थी। दूसरी दोस्त से निपटने के बाद यू सियो का इरादा मूल रूप से खाने का आनंद लेने का था। तभी अचानक उसकी सौतन आ गई। उस युवा लड़की ने यू सियो के खाने के तरीके की आलोचना की जैसे वह भूखों मर रही हो। उस लड़की को लगा कि इस तरह खाने से कांगहून को शर्मिंदगी महसूस होगी। यू सियो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने उस युवा लड़की को डांट दिया। इसी समय कांगहून वहां आ गया। जब यू सियो जाना चाहती थी तो कांगहून ने उसे वापस बुला लिया। यू सियो ने कांगहून से पूछा कि क्या अनुबंध खत्म होने पर उनका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। यू सियो को उम्मीद थी कि अनुबंध जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह दोबारा ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहती थी। यू सियो अपनी हाई हील्स वहीं छोड़कर जाने ही वाली थी, लेकिन कांगहून ने अचानक उसे अपनी तरफ खींचा और किस कर लिया। घर लौटने के रास्ते में कांगहून ने उससे कहा कि वह आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए, क्योंकि वह सिर्फ उसकी गलती थी। कांगहून को इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हुए सुनकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन दोनों के किस करने का वीडियो धीरे धीरे ऑनलाइन फैलने लगा। सेक्रेटरी का फोन उठाते उठाते हाथ थक गया था। ऑफिस में कांगहून ने वह वीडियो देखा और उसे बुरा लगा, क्योंकि पिछली रात उसने यू सियो से बहुत कड़वी बातें कही थी। जब कांगहून ने सेक्रेटरी की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से वीडियो बंद कर दिया। फिर उसने सेक्रेटरी को याद दिलाया कि वह ऊपर वाले वीडियो का यू सियो पर कोई असर न पड़ने दे। इस तरफ यू सियो कल की परेशान करने वाली बातों को भूलना चाहती थी, इसलिए वह संगहून के डांस क्लब चली गई। उसने खुलकर नाचना शुरू कर दिया, लेकिन सावधानी न बरतने के कारण उसका टखना मुड़ गया। संगहून ने सावधानी से उसके टखने की जांच की। इसी समय कांगहून अचानक वहां आ गया और उसने संगहून से उसका हाथ छोड़ने के लिए कहा। संगहून ने समझाया कि यू सियो की टांग में चोट लगी है, इसलिए वह सिर्फ उसके घाव का इलाज करना चाहता था। कांगहून आगे बढ़ा और यू सियो को अपनी बाहों में भर लिया। कांगहून ने संगहून को चेतावनी दी कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उसका ख्याल वह खुद रखेगा। कार में वापस आने के बाद यू सियो ने कांगहून से सवाल किया कि उसने ऐसा क्यों किया। कांगहून ने अकड़ते हुए कहा कि उसकी इजाजत के बिना उसे चोट लगने की हिम्मत कैसे हुई। उसने दूसरे आदमी को अपनी टांग छूने भी दी। यू सियो ने गुस्से में उससे पूछा कि क्या सिर्फ पार्टी बी को गलती करने की छूट है, लेकिन उसे गलती करने की अनुमति नहीं है, या सिर्फ इसलिए कि वह मालिक है, वह जो चाहे कर सकता है। फिर उसने यह कहकर बात खत्म की कि वह सिर्फ एक गलती थी। कांगहून ने धीरे से कहा कि वह कोई गलती नहीं थी। हालांकि जब यू सियो ने दोबारा पूछा तो कांगहून ने कहा कि उसे कोई बात दोबारा दोहराना पसंद नहीं है। फिर वह गाड़ी चलाकर वहां से चला गया। कांगहून यू सियो को अस्पताल ले गया और उसके घाव पर पट्टी बांध दी। जब वह पट्टी बांध रहा था तो यू सियो ने नए अस्पताल के चारों ओर देखा और कहा कि उसे अपना पुराना क्लिनिक बहुत याद आता है। यह सुनकर कांगहून ने पट्टी जोर से बांध दी, जिससे यू सियो चौंक गई।
फिर उसने सख्ती से उससे कहा कि उसे फालतू की बातें सोचने की अनुमति नहीं है। उसकी अनुमति के बिना उसे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। यूं सियो उसकी सख्त बातों से कुछ पल के लिए चुप हो गई। कांगहून को डर था कि वह यूं सियो से दोबारा संपर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए वह बार बार उसे यह पूछने के लिए टेक्स्ट मैसेज भेजता था कि वह कहाँ है। यूं सियो कांगहून के तुम कहाँ हो वाले सवाल से परेशान हो गई थी। अगले दिन जब यूं सियो रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी तो उसे कांगहून का फोन आया, जिसमें उसने पूछा कि वह कहाँ है। जब उसे पता चला कि वह रहने के लिए जगह ढूंढ रही है तो कांगहून ने तुरंत उससे कहा कि वह उसके साथ रहने आ जाए। यूं सियो को लगा कि उसके विचार पागलपन भरे हैं। हालांकि कांगहून ने उससे कहा कि उसकी अनुमति के बिना वह कहीं नहीं जा सकती। फिर कांगहून ने अपने सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वह यूं सियो को रहने के लिए कोई जगह न मिलने दे। इसी वजह से यूं सियो को मकान मालिक का फोन आया, जिसमें उसने मकान किराए पर देने से मना कर दिया। जब उसने कांगहून को वहां आते देखा तो यूं सियो को कुछ हद तक पूरी बात का अंदाजा हो गया। एक बार फिर कांगहून ने यूं सियो से उसके साथ रहने के लिए कहा। हालांकि यह निमंत्रण मिलते ही उसे गुस्सा आ गया। उसने बाद में उससे कहा कि उसे उस रात उसे बचाने पर पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि चीजें ऐसी हो जाएंगी तो वह उस दिन उसे न देखने का नाटक कर देती। यूं सियो ने कहा कि वह सिर्फ उसी इंसान के साथ रहती है जिसे वह प्यार करती है। उसने यह भी पूछा कि क्या वह उसे इतना पसंद करता है कि उसके साथ रहना चाहता है। कांगहून ने बस इतना कहा कि वह चाहे कहीं भी जाए वह उस जगह को खरीद लेगा। इस धरती पर उसके जाने के लिए सिर्फ उसका घर ही एकमात्र जगह थी। यूं सियो समझ नहीं पा रही थी कि वह इस हद तक क्यों चला गया। कांगहून ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसके दिल में यूं सियो के लिए भावनाएं जगने लगी हैं। उसने उससे पूछा कि क्या उसके दिल में भी उसके लिए कोई भावनाएं हैं। उसने उससे इस प्रस्ताव के बारे में सोचने के लिए कहा, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाया कि वह उसे ज्यादा इंतजार न करवाए। घर लौटने के बाद कांगहून उस कमरे में गया जो उसने यूं सियो के लिए तैयार किया था। उसे पूरा यकीन था कि यूं सियो को यह कमरा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसे उसने खुद सजाया था। यूं सियो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए उसने अपने दो दोस्तों को अपने साथ शराब पीने के लिए बुला लिया। उसने इतनी शराब पी कि उसे कुछ होश नहीं रहा। तभी स्क्रीन पर अचानक कांगहून का फोन आ गया। वहां पहुंचने पर कांगहून ने यूं सियो को नशे की हालत में देखा। कांगहून ने गुस्से में संगहून पर इल्जाम लगाया कि जब वे होश में थे तब उसने यूं सियो को इतनी शराब क्यों पीने दी। संगहून ने लाचारी से समझाया कि वह उसे रोक नहीं सका। जब भी वह पीती है वह इसी तरह नशे में धुत हो जाती है। कांगहून ने अकड़ते हुए यूं सियो से उठकर घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यूं सियो अभी और पीना चाहती थी। यूं सियो की इस नशे वाली हालत को देखकर कांगहून ने सीधे उसे गोद में उठा लिया और वहां से चल पड़ा। जब कांगहून ने सिर्फ कुछ ही कदम उठाए थे तो यूं सियो ने उसकी मांसपेशियों को सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर उसने संगहून का नाम पुकारते हुए उसकी मालिश करने लगी। कांगहून पहले से ही संगहून से जलता था। अब उसने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी का नाम पुकारते हुए सुन लिया, इसलिए वह खुद को और ज्यादा काबू में नहीं रख पाया। उसने गुस्से में उसका हाथ छोड़ दिया, जिससे यूं सियो जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसने उससे खुद ही घर जाने के लिए कहा। हालांकि कांगहून को गए अभी कुछ ही कदम हुए थे कि तभी एक आदमी यूं सियो के पास आया और उसे शराब पीने के लिए कहने लगा। कांगहून के पास पीछे मुड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह दूसरा आदमी जल्दी से वहां से चला गया। इसी समय यूं सियो ने अचानक कांगहून को पहचान लिया। वह उसकी बाहों में ढह गई। इससे उसके दिल को सुकून मिला। बाद में यूं सियो ने उस पर उल्टी कर दी। कांगहून बड़ी मुश्किल से उसे घर लेकर आया। वह थककर हांफते हुए सोफे पर बैठ गया। वह उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हमदर्दी भी। अगली सुबह तड़के यूं सियो की नींद खुली। जब उसने अपना सिर उठाया और कांगहून को अपने बगल में सोते हुए देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी, जिससे कांगहून हड़बड़ाकर उठ गया। जब उसे सब कुछ याद आ गया तो अब कांगहून की बारी थी। गुस्से में उसने यूं सियो से अनुबंध खत्म करने की मांग की। उसने यूं सियो को अस्पताल छोड़ने के लिए पूरे 3 दिन का समय देने की धमकी भी दी। यह कहने के बाद वह गुस्से में वहां से चला गया। तब जाकर यूं सियो को होश आया। उसने तुरंत उसका पीछा किया और उससे मिन्नतें करने लगी। उसने पूछा कि क्या वह उसे एक और मौका दे सकता है, लेकिन कांगहून ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ से अपना फोन छीनने के बाद वह अकड़कर मुड़ा और चला गया। यूं सियो ने जल्दी से उसे वापस बुलाया और पूछा कि उसने अनुबंध क्यों खत्म कर दिया। उसने पुष्टि की कि उसने हमेशा एक गर्लफ्रेंड के रूप में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। उसे नहीं पता था कि पिछली रात उसने ऐसा क्या किया जिससे वह गुस्सा हो गया। कांगहून ने तुरंत कहा कि उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वह दूसरे आदमी के साथ शराब पीने चली गई थी। कांगहून द्वारा उसे सब कुछ याद दिलाने के बाद यूं सियो को धीरे धीरे याद आ गया कि पिछली रात क्या हुआ था। उसने उससे एक और मौका देने की भीख मांगी, क्योंकि पिछली रात उसका मूड ठीक नहीं था, इसलिए सब कुछ वैसा ही हुआ। कांगहून ने ठंडे चेहरे से
उससे पूछा कि जब वह दुखी थी तब उसने उसे क्यों नहीं ढूंढा, बल्कि इसके बजाय वह संगहून के पास चली गई। यह कहने के बाद उसने अपने हाथ जेब में डाले और चला गया। बाद में कांगहून ने यूं सियो को इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए देखा। उसने उससे पूछा कि क्या आंसुओं वाले इंस्टेंट नूडल्स स्वादिष्ट होते हैं। यूं सियो ने जवाब दिया कि इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कांगहून ने कहा कि वह अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड है। यूं सियो ने उससे पूछा कि क्या वह पहले ही अनुबंध खत्म कर चुका है। कांगहून ने जवाब दिया, क्या होगा अगर यह अभी खत्म नहीं हुआ है। कांगहून को जाते देख यूं सियो ने नूडल्स का डिब्बा नीचे रख दिया। वह खड़ी हुई और उससे कहा कि वह जो चाहे वह कर सकता है। जब कांगहून ने देखा कि उसकी योजना सफल हो गई है तो उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। वह मुड़ा और उससे पूछा कि क्या वह सच में कुछ भी कर सकती है। यूं सियो के इस बात की पुष्टि करने के बाद कांगहून ने उससे कहा कि वह अभी इसी वक्त उसके घर शिफ्ट हो जाए। बेचारी यूं सियो आखिरकार कांगहून के जाल में फंस ही गई। उस रात यूं सियो और संगहून खुशी खुशी एक साथ नाच रहे थे। अचानक कांगहून आगे आया और उसने यूं सियो का हाथ पकड़ लिया। संगहून को गुस्सा आ गया और उसने कांगहून से कहा कि नाचते समय दूसरे लोगों के बीच दखल देना बहुत बेवकूफी भरी हरकत है। हालांकि कांगहून ने कहा कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। यह कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और यूं सियो को अपनी बाहों में खींच लिया। साथ ही उसने उसे अपना ध्यान सिर्फ उसी पर केंद्रित करने की याद दिलाई। फिर दोनों ने मिलकर एक साथ डांस किया और अपने डांस को शानदार तरीके से पूरा किया। इसके बाद यूं सियो ने कांगहून से पूछा कि अगर वे साथ रहने लगें और वह उसे जाने की इजाजत न दे तो क्या होगा। कांगहून हंसा और बोला कि यह नामुमकिन है। हालांकि जब यूं सियो ने पूछा कि अगर वह नहीं चाहती कि वह जाए तो कांगहून सिर्फ यही जवाब दे पाया कि उसने अभी तक कुछ तय नहीं किया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि वह उसके साथ रहने की कोशिश करना चाहता है। उसने यूं सियो को अपनी भावनाओं के प्रति कम से कम एक बार ईमानदार होने की सलाह भी दी। आखिरकार यूं सियो को अपना सामान उठाकर कांगहून के घर जाना पड़ा। जब उसने इतना बड़ा घर देखा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। कांगहून उसे उस कमरे में ले गया जो उसने उसके लिए तैयार किया था। जाने से पहले उसने उसे कुछ बातें बताईं। यूं सियो ने ध्यान से अपने कमरे का जायजा लिया। वह बिस्तर पर खड़ी हो गई और नाचने लगी। जब वह थक गई तो बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर तक इधर उधर लुढ़कती रही। तभी अगले ही पल कांगहून ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। जैसे ही यूं सियो ने उसे देखा उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। कांगहून ने उसकी झेप को देखा और जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। रात में बाहर अचानक तेज बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी और बादल गरज रहे थे। बादलों की गरज से डरकर यूं सियो चीख पड़ी। स्टडी रूम में बैठे कांगहून ने जब उसकी चीख सुनी तो वह भागता हुआ वहां आ गया। दोनों की मुलाकात लिविंग रूम में हुई। यूं सियो डर के मारे कांगहून से कसकर लिपट गई। इस अचानक हुए आलिंगन से कांगहून समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। वह वहीं अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसने महसूस किया कि यूं सियो का शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। कांगहून का इरादा उसे शांत कराने का था, लेकिन आखिर में उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर उसने यूं सियो से पूछा कि क्या वह उसे छोड़ सकती है। इस पर यूं सियो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी हरकत कुछ ज्यादा ही करीब जाने वाली थी। वह तुरंत उसकी बाहों से बाहर निकल गई। कांगहून अभी अभी यूं सियो को उसके कमरे तक छोड़कर आया ही था कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट फिर से गूंज उठी, जिससे यूं सियो डर गई और जल्दी से उसके करीब दुबक गई। कांगहून ने बेचारगी भरे अंदाज में उससे कहा कि वह बहुत डरपोक है। यह सुनकर यूं सियो तुरंत उससे दूर हट गई। फिर उसने सिर हिलाते हुए कहा कि वह डरपोक नहीं है। जब कांगहून कमरे से बाहर निकला तो वह बेहद चिंतित नजर आ रहा था। उसने खुद से कहा कि वह लगभग खुद पर काबू नहीं रख पाया था। अगली सुबह कांगहून ने एक स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया और यूं सियो के आने का इंतजार करने लगा। खाते खाते उसने उसके खाना बनाने के हुनर की तारीफ की। कांगहून ने यूं सियो से कहा कि वह नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा और वह रात का खाना बनाएगी, कपड़े धोएगी और बाथरूम साफ करेगी। यूं सियो ने उससे शक भरी नजर से पूछा कि क्या वह उसे यहाँ आने के लिए इसलिए मजबूर कर रहा है क्योंकि वह उसे अपनी नैनी बनाना चाहता है। उसने उसे रहने का खर्च भेजने की पेशकश की, लेकिन कांगहून को उसके खुले पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बहस करने के बाद दोनों ने अनुबंध में कुछ और शर्तें जोड़ने का फैसला किया। पहली शर्त थी कि इसे गुप्त रखा जाएगा और दूसरी थी कि वे एक दूसरे को छुएंगे नहीं या किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क नहीं करेंगे। यह सुनकर कांगहून ने तुरंत कल रात की बात याद दिलाई जब उसने उसे गले लगाया था। यूं सियो ने कहा कि वह सिर्फ एक इत्तेफाक था। जब वह डर गई थी तो उसे किसी न किसी चीज को गले लगाना ही था, इसलिए कल रात उसने उसे सिर्फ एक बॉडी पिलो की तरह इस्तेमाल किया था। यूं सियो को इस तरह लगातार बोलते हुए देखकर कांगहून अचानक उसके होठों को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने एक शर्त रखी कि वह अब डांस क्लास में नहीं जा सकती। नाश्ते के बाद कांगहून उसे कार से अस्पताल ले गया। यूं सियो कार से उतरी और खुशी खुशी उसे हाथ हिलाकर अलविदा कह दिया। कांगहून बेहद खुश महसूस कर रहा था। वह थोड़ी देर के लिए रियर व्यू मिरर से उसे देखना चाहता था। अचानक उसकी नजर यूं सियो पर पड़ी जो संगहून के साथ खड़ी होकर खुशी खुशी बातें कर रही थी। कांगहून कार रोककर उन्हें थोड़ा और देखना चाहता था, लेकिन पीछे वाली कार ने जोर से हॉर्न बजा
बजा दिया। कांगहून लाचारी में गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। उधर यूसीओ बैठकर रात के खाने के लिए चीजें देख रही थी कि तभी उसके पास कांगहून का फोन आया। उसने पूछा कि वह दूसरे आदमी से क्यों मिल रही है। यूसीओ ने जल्दी से सफाई दी कि संगहून विदेश जा रहा है और वह उसे अलविदा कहने आया था। कांगहून इतना खुश हुआ कि उसका मन खुशी से उछल पड़ा। फिर उसने उससे कहा कि यह वाकई जश्न मनाने लायक बात है। यूसीओ ने उससे पूछा कि वह कितने बजे काम से छूटता है। वह उसके लिए रात का खाना तैयार करेगी। हालांकि कांगहून ने अकड़ने का नाटक करते हुए कहा कि उसे नहीं पता। यूसीओ ने तुरंत सोचा कि किसी को यह कैसे नहीं पता हो सकता कि वह काम से कब छूटता है। कांगहून ने जवाब दिया कि यह एक डायरेक्टर की किस्मत है, इसलिए वह इसे नहीं समझ सकती। जब उसे पता चला कि उसकी होने वाली पत्नी उसके लिए खाना बनाएगी तो कांगहून खुशी से अपना सिर हिलाने लगा। उसकी यह हरकत देखकर बाहर खड़े सेक्रेटरी को डर महसूस हुआ। छुट्टी के बाद यूसीओ वैक्यूम क्लीनर लेकर सफाई करने कांगहून के कमरे में गई। चूंकि उसने पूरा दिन कड़ी मेहनत की थी, इसलिए थोड़ी देर सफाई करने के बाद वह उसके बिस्तर पर ही सो गई। जब कांगहून काम से छूटा और उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने तुरंत अपनी होने वाली पत्नी को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा। उसके प्यारे रूप को देखकर उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल को सहलाया, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे को छुआ यूसीओ हड़बड़ाकर उठ गई। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और उसके कमरे से बाहर चली गई। यूसीओ के जाने के बाद कांगहून को अपनी दिल की धड़कनें बहुत तेज महसूस हुईं। उसके लिए उसकी भावनाएं और भी गहरी होती जा रही थीं। यूसीओ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर महसूस करने लगी कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले दिन यूसीओ देर रात तक अपने काम में व्यस्त रही। कांगहून के काम खत्म करके घर लौटने के बाद उसे यूसीओ कहीं नजर नहीं आई। उसने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर यूसीओ ने उसे टेक्स्ट मैसेज करके समझाया कि अस्पताल में आज बहुत ज्यादा काम है, इसलिए वह घर नहीं आ सकती। जब कांगहून को पता चला कि वह किसी और के साथ नहीं गई है तो वह मुस्कुरा दिया और उसने उसे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहा। नाश्ता करते समय उसे अचानक यूसीओ की याद आ गई। जब उसकी नजर अपने बगल वाली खाली कुर्सी पर पड़ी तो उसे अजीब महसूस हुए बिना नहीं रहा गया। कुछ दिनों तक यूसीओ लगातार यही कहती रही कि वह बहुत व्यस्त है, इसलिए घर नहीं आ सकती। इससे कांगहून का मूड काफी खराब हो गया। कांगहून सेक्रेटरी से लगातार शिकायत करता रहा कि क्या यूसीओ दुनिया की इकलौती वेटरनेरियन है? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पेट हॉस्पिटल है? वह इतनी व्यस्त क्यों है कि उसके पास उससे मिलने का भी समय नहीं है? यह सुनकर सेक्रेटरी सिर्फ अजीब सी हंसी हंस सका। फिर सेक्रेटरी ने कांगहून से कहा कि अगर वह यूसीओ का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है तो उसे समझना सीखना होगा। अगर यूसीओ उसे ढूंढ नहीं सकती तो वह खुद उसे ढूंढने क्यों नहीं जाता? यह सुनने के बाद कांगहून को अचानक बात समझ आ गई। उस रात कांगहून ने अस्पताल जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने मेज पर एक बिल्ली को देखा। धीरे धीरे उस सोफे के पास गया जहां यूसीओ झपकी ले रही थी। उसने बड़े प्यार से यूसीओ का सिर संभाला ताकि वह उसके कंधे पर टिक सके। अगले ही पल फोन की घंटी बजने से यूसीओ की नींद खुल गई। कांगहून ने उसे याद दिलाया कि उसे इस तरह नहीं सोना चाहिए। वह सोच रहा था कि वह उसकी बात क्यों नहीं मानती। फिर कांगहून धीरे धीरे उसके करीब आया। यह किस कोई इत्तेफाक नहीं था। काम के बाद दोनों एक साथ घर गए। कांगहून ने यूसीओ को वापस बुलाया। उसे लगा कि अगर वे अभी अंदर चले गए तो यह बहुत अजीब होगा, इसलिए दोनों बैठकर आपस में बात करने के लिए एक जगह ढूंढने लगे। कांगहून ने यूसीओ को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उससे मीठी मीठी बातें की और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। यूसीओ को उसका इरादा समझ आ गया। उसने उसे याद दिलाया कि घर के अंदर उन्हें अंतरंग संपर्क न करने वाली शर्त का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कांगहून ने इस बात पर जोर दिया कि वे घर के बाहर हैं। फिर उसने उसके माथे पर किस कर दिया। उधर सेक्रेटरी से कांगहून को पता चला कि उसका छोटा भाई देश वापस आ गया है। उसने गुस्से में सेक्रेटरी से अपने छोटे भाई के मौजूदा ठिकाने के बारे में पूछा। सेक्रेटरी ने नरमी से जानकारी दी कि कांगजून घर वापस आ गया है। यह सुनकर कांगहून तुरंत खड़ा हो गया। दूसरी तरफ यूसीओ अभी अभी खाना खरीदकर घर लौटी थी। अचानक उसने एक अजनबी आदमी की आवाज सुनी। उसने सावधानी से पूछा कि वह कौन है। उसने सीधे जवाब देने के बजाय सिर्फ अपना सिर हिला दिया। यूसीओ की नजर उसके देखने की दिशा में दीवार पर टंगे पारिवारिक फोटो पर गई। थोड़ी देर तक तुलना करने के बाद उसने उसकी पहचान कर ली। उसी समय कांगहून घर पहुंचा और उसने दोनों को खड़े होकर आपस में बात करते हुए देखा और वे साथ मिलकर खाना भी बना रहे थे। कांगहून ने तुरंत यूसीओ को अपने पास आने के लिए बुलाया, लेकिन कांगजून ने यूसीओ का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कांगजून ने कहा कि उसे चावल के केक बनाने का काम पूरा करना चाहिए। यह सुनकर कांगहून गुस्से में आगे बढ़ा और अपने छोटे भाई से तुरंत उसका हाथ छोड़ने के लिए कहा। इसलिए यूसीओ उन दोनों के बीच आकर खड़ी हो गई जो आपस में उलझ रहे थे। उस शाम कांगहून ने कांगजून को होटल में जाकर रहने के लिए कह दिया। हालांकि कांगजून ने कहा कि उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और जब उसके पास यहाँ एक कमरा है तो वह होटल में नहीं रहना चाहता। फिर कांगजून खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। कांगहून ने यूसीओ को चेतावनी दी कि वह कांगजून की तरफ सीधे न देखे। यूसीओ समझ नहीं पाई कि उसे ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं थी। उसे लगा कि कांगजून आखिरकार कांगहून का छोटा भाई ही है, लेकिन कांगहून के लिए कांगजून भी एक आदमी था। यह
सुनकर यूसियो हंस पड़ी, लेकिन जब उसने कांगहून के चेहरे के भाव देखे तो उसे एहसास हुआ कि वह गंभीर था। कांगहून यूसियो के सामने बैठ गया। उसने कहा कि जब से वह उठेगा वह सिर्फ उसी को देखेगा, इसलिए यूसियो भी सिर्फ उसी को देख सकती है। अगली सुबह कांगजून ने अपने भाई और होने वाली भाभी को एक साथ काम पर जाते हुए देखा। कांगजून के मन में तुरंत एक योजना आ गई। सचमुच थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी ने कांगहून को बताया कि कांगजून का हाथ चाकू से कट गया है और उससे खून बह रहा है। हालांकि कांगजून चेकअप के लिए वेटरनरी क्लिनिक चला गया। यह सुनकर कांगहून के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उधर कांगजून यूसियो से बहुत ही दयनीय चेहरा बनाकर अपने हाथ पर पट्टी बांधने की विनती कर रहा था। यूसियो ने लाचारी से कांगजून को बताया कि यह वेटरनरी क्लिनिक है, लेकिन कांगजून को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा कि वेटरनरी क्लिनिक ही सही, क्या उसने पहले कांगहून का इलाज भी नहीं किया था? कांगजून का दयनीय चेहरा देखकर यूसियो आखिरकार उसके घाव का इलाज करने के लिए मान गई। पट्टी बांधने के बाद कांगजून अचानक यूसियो के बहुत करीब आ गया, जिससे वह चौंक गई। यूसियो को अचानक कांगहून के वे निर्देश याद आ गए कि उसे कांगजून की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना चाहिए। तब जाकर उसे वे बातें समझ आईं। फिर वह मुस्कुराई और कांगजून से कहा कि उसे काम करना है। साथ ही उसने इशारों इशारों में उसे वहां से जाने के लिए भी कह दिया। तभी जब यूसियो कुत्ते को इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी, तभी कांगजून अपने होठों पर चमकती मुस्कान लिए दौड़ता हुआ अंदर आया। यूसियो ने तुरंत उससे कहा कि वह जल्दी से बाहर चला जाए। उसने समझाया कि उसे कुत्ते को डराना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। जब कांगहून भागता हुआ वहां पहुंचा तो उसने यूसियो को कांगजून की बाहों में देखा। कांगहून गुस्से में कांगजून को धक्का देकर दूर ले गया और यूसियो की खून से सनी बाह को देखने लगा। वह इतना गुस्से में था कि उसने अपने छोटे भाई का कॉलर पकड़ लिया और उससे पूछा कि उसने आखिर क्या किया है। कांगजून डर गया और उसने कांगहून से शांत होने के लिए कहा। चाहे वह कितना भी गुस्सा हो, उसे अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कांगहून सचमुच ऐसा करने ही वाला था। तभी यूसियो ने उसे रोक दिया। उसने दोनों से बाहर जाने के लिए कहा। घर लौटने के बाद कांगहून ने यूसियो को सलाह दी कि फिलहाल उसे काम पर नहीं जाना चाहिए, उसे ठीक होने के लिए घर पर रहकर आराम करना चाहिए। कांगहून ने यह भी कहा कि वह दोबारा चोट न खाए, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगेगा। जब दोनों साथ बैठकर किताबें पढ़ रहे थे, तभी यूसियो को गर्मी महसूस होने लगी, क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे। यह देखकर कांगहून तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे आया, लेकिन उसके बाल बांधने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसने यूसियो के बाल और भी ज्यादा उलझा दिए। इस दौरान उसने उसकी गर्दन पर हल्की सी फूंक भी मारी, जिससे यूसियो सिहर उठी। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वह उसके बाल नहीं बांध पाया। अगली सुबह कांगहून कपड़े पहनकर काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके हैंडसम और डैशिंग लुक से यूसियो की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। उसी क्षण कांगजून यूसियो के लिए एक टाई लेकर आया और उससे उसे अपने लिए बांधने के लिए कहा। यूसियो ने पहले कभी टाई बांधना नहीं सीखा था, इसलिए वह मदद के लिए कांगहून को बुलाना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों भाइयों ने एक साथ इस विचार को खारिज कर दिया। कोई और चारा न होने पर यूसियो को कांगजून की टाई बांधने की कोशिश करनी पड़ी। उसने सावधानी से टाई को कांगजून की गर्दन के पीछे रखा। कांगहून अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। कंपनी पहुंचने पर कांगजून अपने भाई के सामने उस टाई की डींगे हाँकने लगा जो यूसियो ने उसके लिए बांधी थी। अचानक कांगहून ने टाई पकड़कर उसे खींचते हुए निकाल दिया। कांगजून ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या उसका भाई इतना असुरक्षित है। उसने यह भी पूछा कि क्या कांगहून को इस बात का डर है कि यूसियो भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह कांगजून को पसंद करने लगेगी। यह सुनते ही कांगहून ने अपने भाई को लिफ्ट की दीवार पर धक्का दे दिया। दोनों भाइयों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत साफ झलक रही थी। इसी समय लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। कांगहून ने तुरंत अपने भाई की कॉलर से टाई निकाल दी और वहां से चला गया। लंच ब्रेक के दौरान कांगजून ने गलती से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के सामने प्रपोज करते हुए देख लिया। फिर उसने कांगहून और यूसियो को आपस में प्यार से बातें करते हुए देखा। यह देखकर कांगजून को बेहद असहज महसूस हुआ। वह कांगहून के पास गया और अपने भाई से पूछा कि हर कोई इतना खुश क्यों है, जबकि सिर्फ वही तकलीफ उठा रहा है। हालांकि कांगहून ने उसकी बात पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। उसने अपने भाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचने पर कांगहून खुशी खुशी यूसियो की पीठ से आकर टिक गया। वह चाहता था कि वह उसके लिए रात का खाना बनाए। यह देखकर कि कांगहून को भूख लगी है, यूसियो ने तुरंत उसे खाने का एक टुकड़ा खिलाया। जैसे ही उसने खाने का स्वाद चखा, कांगहून ने तुरंत यूसियो को उठाकर किचन की टेबल पर बैठा दिया। वह चाहता था कि यूसियो उससे वादा करे कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। यूसियो ने कांगहून को बार बार इसी बात पर चर्चा करते देखा तो वह सहमति में सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। उसी क्षण कांगहून ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह रात के खाने से ज्यादा कुछ और खाना चाहता है। वह तुरंत उसके जाल में फंस गई। उसने उससे पूछा कि वह क्या खाना चाहता है। उसने जवाब दिया कि वह खुद उसे खाना चाहता है।
दूसरी तरफ कांगजून बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए शराब का सहारा लिया। अचानक जब बिल चुकाने का समय आया तो वेटरे ने उसे सूचित किया कि कांगजून का कार्ड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कांगजून के पास मदद के लिए कांगहून को फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कांगहून यूं सीओ के साथ खुशी से समय बिता रहा था, तभी अचानक उसे अपने छोटे भाई का फोन आया। कांगहून उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने फोन नीचे रख दिया। उसका कांगजून की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। कांगजून ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सका, इसलिए वह लगातार फोन करता रहा। कांगजून को घर लाने के बाद कांगहून ने तुरंत कांगजून को सोफे पर फेंक दिया। नशे की हालत में कांगजून ने यूं सीओ को चेतावनी दी कि अगर उसने जल्दी ही कांगहून को नहीं छोड़ा तो उसे पछताना पड़ेगा। यह सुनकर यूं सीओ ने कांगजून को मारा और चेतावनी दी कि अगर कांगजून ने उसके बॉयफ्रेंड को फिर से छुआ तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। जब कांगहून ने यूं सीओ को यह कहते सुना कि वह उसका बॉयफ्रेंड है तो वह अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यूं सीओ भी हैरान रह गई और उसने मुड़कर कांगहून की तरफ देखा। उसने देखा कि कांगहून काफी उत्साहित और शर्माया हुआ लग रहा था। यूं सीओ को भी धीरे धीरे अपना चेहरा गर्म महसूस होने लगा। उसने जल्दी से अपना चेहरा ढक लिया और कमरे से बाहर भाग गई। कांगजून ने पूछा कि क्या उसका भाई बहुत खुश है। हालांकि कांगहून ने अपने भाई से चुप रहने के लिए कहा। अगली सुबह यूं सीओ ने कांगहून और उसके भाई को एक साथ मिलकर चादरें धोने के लिए बुलाया। चादरों को टब में डालने के बाद यूं सीओ ने दोनों से कहा कि उन्हें साफ करने के लिए अपने पैरों से उन्हें कुचलना है। हालांकि कांगजून ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। कांगजून को लगा कि भले ही मेड और वॉशिंग मशीन ने पहले ही यह काम कर दिया है, लेकिन यह कहने के बाद कांगजून ने अपने भाई से उसकी मदद करने के लिए कहा। लेकिन जब कांगहून ने यूं सीओ का गंभीर चेहरा देखा तो उसे लगा कि वह अब विरोध नहीं कर सकता। कांगहून के पास अपने छोटे भाई का हाथ हटाने और टब में कदम रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। कांगजून को अभी भी बाहर खड़े देखकर उसने उससे पूछा कि वह अभी तक कंबल धोने के लिए अंदर क्यों नहीं गया। कांगजून ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए पीछे हट गया। नतीजतन कांगजून को भी उसके भाई द्वारा टब में कदम रखने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस तरह दोनों ने मिलकर कंबल धोने का काम किया। फिर यूं सीओ ने उनसे सूखने के लिए कंबल को निचोड़ने के लिए कहा। दोनों आदमी कंबल को निचोड़ नहीं सके। यूं सीओ ने एक बार फिर कांगहून को ताना मारना शुरू कर दिया। उसे शक हुआ कि उसकी मांसपेशियां सिर्फ दिखाने के लिए हैं। अपनी प्रेमिका के संदेह का सामना करते हुए कांगहून ने तुरंत अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आखिरकार कंबल को सूखने के लिए लटका दिया गया। यूं सीओ को बहुत अच्छा लगा। उसने अंगड़ाई ली, लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़े। पता चला कि कांगजून ने उस पर पानी छिड़क दिया था। अपनी प्रेमिका को परेशान होते देख कांगहून ने तुरंत जवाबी हमला करने के लिए पानी का पाइप उठा लिया। पानी की लड़ाई शुरू हो गई। यूं सीओ के आने से कांगहून और कांगजून के बीच का मनमुटाव धीरे धीरे खत्म हो गया। जब वे खेल में मग्न होकर आनंद ले रहे थे, तभी अचानक कांगहून की माँ वहां आ गई। एक कड़ी पूछताछ के बाद कांगहून की मां यूं सीओ की साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। मां ने अपने दोनों बेटों से बात करने का बहाना बनाकर यूं सीओ को वहां से भगा दिया। यूं सीओ भी उनकी आलोचना और नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने शालीनता से अलविदा कहा और चली गई। कांगहून तुरंत उसके पीछे पीछे गया। छोटा भाई भी यूं सीओ की तारीफ करने के लिए बाहर आया। इससे माँ और भड़क गई। तभी उसने घर में एक बिल्ली के म्याऊं करने की आवाज सुनी। उसे पता चला कि यहाँ यूं सीओ के लिए भी एक कमरा है। इस समय उसका गुस्सा सचमुच फूट पड़ा। उसने कांगहून को आदेश दिया कि वह तुरंत अपने भाई को वापस ले जाए। कांगहून यूं सीओ को वेटरनरी अस्पताल ले गया। यूं सीओ को अभी भी घर की चप्पलें पहने हुए देखकर कांगहून का दिल भर आया और उसने उसका हाथ थाम लिया। कांगहून ने उससे वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कांगहून ने यह भी उम्मीद जताई कि वह आज की तरह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। यूं सीओ को उसके वहां से जाने का वह पल याद आ गया। उसने तुरंत कांगहून की बात पर हामी भरते हुए सिर हिला दिया। जब यूं सीओ उसके कंधे पर टिकी तो कांगहून को अचानक एहसास हुआ कि उसे बुखार है, इसलिए कांगहून ने रुककर उसकी देखभाल करने का फैसला किया। भूख न होने के कारण वह कुछ खाना नहीं चाहती थी। इसी समय कांगहून की मां का फोन आया। कांगहून फोन उठाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने काट दिया। यूं सीओ नहीं चाहती थी कि उसके और उसकी मां के बीच का मनमुटाव और गहरा हो, इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वह घर चला जाए और कल यहाँ आए। कांगहून आसानी से उसके लिए कुछ सामान और बिल्ली ले आया। जब कांगहून घर लौटा तो उसकी मां ने यूं सीओ का कमरा साफ कर दिया था। मां को गलती से उसके और यूं सीओ के बीच का डेटिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब उसकी मां को पता चल गया था कि उसने ब्लाइंड डेट पर जाने से बचने के लिए यूं सीओ को अपनी गर्लफ्रेंड चुना था। उसने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेकर कांगहून को डांटा। कांगहून ने सफाई दी कि भले ही यूं सीओ के साथ उसका रिश्ता पहले सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब वह उससे शादी करना चाहता है। कांगहून की मां उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने उसे यूं सीओ से अलग होने के लिए मनाने का दूसरा तरीका आजमाने का फैसला किया। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा कि अगर यूं सीओ सच में कांगहून की परवाह करती है और इस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो जाती है तो वह उनकी शादी पर कोई आपत्ति नहीं करेगी। कांगहून ने प्रीन्यूपियल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को देखा। वह इस मामले पर चर्चा करने के लिए यूं सीओ को फोन करना चाहता
चाहता था। हालांकि आखिरकार वह यह बात कह नहीं पाया। अगली सुबह जब वह उससे मिलने अस्पताल गया तो उसने एक आदमी को उसकी देखभाल करते हुए देखा। वह गुस्से में यह सवाल करने के इरादे से अंदर गया। शुक्र है कि यूसीओ ने तुरंत परिचय कराया कि यह हैंडसम जवान आदमी उसका छोटा भाई है। उसका नाम यूसू है। जैसे ही कांगहून को पता चला कि यूसू उसका होने वाला साला है, उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसने झट से यूसू का हाथ थामा और अपना परिचय दिया। जब यूसू को पता चला कि वह एलके ग्रुप का चेयरमैन है तो उसने तुरंत कहा कि उसका परिवार उनके रिश्ते का निश्चित रूप से विरोध करेगा। यह सुनकर यूसीओ ने जल्दी से कांगहून को वहां से जाने के लिए कह दिया। उसने बातों बातों में पूछा कि वह कल रात उसे क्या बताना चाहता था। हालांकि कांगहून समझ नहीं पा रहा था कि बातचीत की शुरुआत कैसे करे, इसलिए उसने उसके साथ किसी और दिन मिलने का समय तय किया और कहा कि वह तब बताएगा। माँ भी अपने बेटे के स्वभाव को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वह खुद यूसीओ से मिलने और बात करने गई। माँ ने यूसीओ से कहा कि अगर यूसीओ कांगहून के साथ रहना चाहती है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर माँ ने यूसीओ को एक विवाह पूर्व समझौता थमा दिया। माँ ने कहा कि अगर वह राजी होती है तो यूसीओ को हर साल इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने होंगे, वरना यूसीओ को कांगहून से ब्रेकअप करना होगा। हालांकि यूसीओ ने जिद पकड़ी कि वह कांगहून से शादी नहीं करेगी। इसी समय कांगहून वहां आ पहुंचा। कांगहून को देखकर माँ ने तुरंत यूसीओ से वही बात दोहराने को कहा जो उसने अभी अभी कही थी। यूसीओ ने बिना किसी झिझक के यह ऐलान कर दिया कि वह कांगहून से शादी नहीं करेगी। कांगहून ने पूछा कि क्या वह सचमुच उससे शादी नहीं करना चाहती। यूसीओ ने कहा कि वह इस अनुचित कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहती। कांगहून समझ गया कि यह यूसीओ के साथ नाइंसाफी है, लेकिन वह खुद भी अपनी मुश्किलों से घिरा हुआ था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि यूसीओ इस बार थोड़ा समझौता कर लेगी। यूसीओ को तो कांगहून के मुंह से निकली यह बात सुनकर अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया। कांगहून चाहता था कि वह 1 साल के लिए धैर्य रखे। 1 साल बाद वे पति पत्नी की तरह एक साथ रह सकते हैं। यूसीओ ने कांगहून से पूछा कि क्या हो अगर 1 साल बाद उनका रिश्ता खत्म हो जाए। कांगहून को पूरा विश्वास था कि ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि उसने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दृढ़ चेहरे के भाव से वह उसका जवाब समझ गया। उसे लगा कि वह उनके रिश्ते के लिए एक बार भी लड़ने को तैयार नहीं है। उसने तुरंत उससे कह दिया कि अगर वह अभी यहाँ से बाहर चला गया तो उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अंत में कांगहून को यूसीओ की तरफ से सिर्फ खामोशी मिली। इसका मतलब था कि वह राजी हो गई है। कांगहून मायूस होकर चला गया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस फैसले से यूसीओ को भी बहुत दर्द हुआ था। घर लौटने के बाद कांगहून बिस्तर पर लेटा और आराम करने की कोशिश की, लेकिन यूसीओ की यादें उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थीं। कांगहून को तो उसके बारे में भ्रम होने लगे थे। यूसीओ को भी बहुत दर्द सहना पड़ रहा था, इसलिए उसने थोड़े समय के लिए सियोल छोड़ने का फैसला किया। जागने के दूसरे दिन कांगहून को यूसीओ का एक वीडियो मिला। वीडियो में उसने कांगहून को उससे प्यार करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उसने उसे कई खूबसूरत यादें भी दी हैं। उसे उससे मिलने का कोई पछतावा नहीं था। कांगहून समझ गया कि वह चली गई है, इसलिए उसने तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि यूसीओ ने अपने दोस्तों को अपने ठिकाने के बारे में नहीं बताया था। उसने सिर्फ अपनी बिल्ली को अपनी पक्की सहेली के घर छोड़ दिया था। कांगहून अकेले यूसीओ के कमरे में बैठ गया। उसने उसके छोड़े हुए लव डायरी को देखा। उसने दोनों के बीच बिताए गए खुशनुमा पलों को याद किया। इसी समय यूसीओ बगीचे में बैठी हुई भोजन का आनंद ले रही थी। उसने अपने छोटे भाई से पेट हॉस्पिटल की सफाई करने में मदद करने के लिए कहा। उनकी बातचीत कांगजून ने सुन ली। कांगजून ने तुरंत अपने भाई को सब कुछ बता दिया। यूसू अपने होने वाले साले कांगहून की हरकतों से बहुत नाखुश था, लेकिन जब यूसू ने कांगहून को यह कहते हुए सुना कि वह यूसीओ के बिना नहीं रह सकता, तो यूसू को भी इस साले की ईमानदारी का एहसास हुआ। आखिरकार यूसू ने कांगहून को यूसीओ का मौजूदा पता बता दिया। शाम को यूसीओ चुपचाप बैठकर अपने और कांगहून के बीच के खुशहाल पलों को याद करने लगी। पहला नाश्ता जो कांगहून ने बनाया था और दोनों के बीच के अंतरंग चुंबन। जब भी उसे याद आती उसे बेहद खुशी महसूस होती। उसका फोन भी कांगहून के आने वाले संदेशों से भर गया था। वह उसे जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए उसने सियोल वापस लौटने का फैसला किया। इस समय कांगहून भी उसे ढूंढ रहा था। कांगहून की माँ को जब पता चला कि कांगहून यूसीओ को ढूंढने गया है तो वह बहुत गुस्सा हुई। हालांकि जब उन्हें पता चला कि यूसीओ ने कांगहून की जान बचाई थी तो उन्हें यूसीओ के प्रति अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि यूसीओ के प्रति कांगहून की भावनाएं कितनी सच्ची थीं। सेक्रेटरी को उम्मीद थी कि कांगहून की माँ उन्हें एक साथ रहने की अनुमति दे देगी। आखिरकार माँ पोता पोती देखने के लिए उत्सुक थीं, इसलिए वह पशुपेश में पड़ने लगी। जिस समय यूसीओ कार में बैठने वाली थी तभी उसे अपने छोटे भाई का फोन आया। उसे पता चल गया था कि कांगहून पारिवारिक बगीचे में गया है, इसलिए वह तुरंत वहां वापस लौट आई। इस समय कांगहून यूसीओ को बगीचे में ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे वह चेहरा दिख ही गया जिसके लिए वह दिन रात तरस रहा था। दोनों जल्दी से एक दूसरे की तरफ दौड़े और एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा और फिर मिलते हैं।